गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी के यूट्यूब चैनल GR में। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से चल रही है। मौसम भी बहुत अच्छा शानदार है। हल्की हल्की ठंड के साथ साथ आपको हल्के हल्के मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। रिट की विज्ञप्ति आ गई है, जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपका काम बचा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम बचा है। ठीक है ना। और हमारा काम है आपको सही गाइड करने का काम। तो वो हम आपको समय समय पर करते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। टेंशन ले ली आपने बहुत सारी, 2020 में टेंशन, कोरोना की पूरी टेंशन नहीं ली थी। अब 2000 नया साल शुरू हो गया है, टेंशन को खत्म करो। और इस नए साल शुरुआत के साथ ही आपके सामने जो भर्तियों का जो विस्फोटक हुआ है वो आपके सामने हो चुका है। अब बस उसमें आपको शामिल होना है, बस और कुछ नहीं। उस जो विस्फोटक वाली गठरी है उसमें आपको मतलब बैठ जाना है और अपने जीवन को मतलब अपने फ्यूचर को स्वर्णिम अवसरों में लिख देना है। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ पिछला सेशन चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में हमने कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था मानसिंह। मानसिंह पूरा हुआ नहीं था, समय हो गया था, क्लास बीच में रुकनी पड़ी। आज इसी मानसिंह को जो बाकी वाली बातें हैं वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू होने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। देखो, शेयर करने में कंजूसी मत करो यार। क्या फर्क पड़ता यदि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मतलब जानो मिस यू ना लिखकर हमारी क्लास को शेयर कर दो, ताकि आपके भी काम आ जाए, आपके फ्रेंड्स के भी काम आ जाए। ठीक है ना। तो इतना काम तो आपको करना चाहिए। ये स्टेटस डालते हो मिस यू, लव यू, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये सिर्फ चौंचले होते हैं। ठीक है ना। अरे असली प्यार करने का मजा तो तब आएगा जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक है ना। तब डालना मिस यू, लव यू, जो भी है XYZ। ठीक है ना। तो हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है ना। फिर हम क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो हमारा चल रहा था क्या, आपको दिख रहा है ना। ठीक है। आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था भारमल। भारमल के बाद भगवंत दास। भगवंत दास के बाद मानसिंह। मानसिंह के बाद भाव सिंह। भाव सिंह के बाद पढ़ा मैं मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा के बाद हमने पढ़ा सवाई जय सिंह। एक राम सिंह इसमें आता है, ठीक है, लेकिन राम सिंह का इतना कोई उल्लेख होता नहीं है इतिहास में। सवाई जय सिंह, हम बात कर रहे थे सवाई जय सिंह की। तो सवाई जय सिंह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी थी, कुछ बाकी रह गई थी। ठीक है ना। एक बार ऐसा देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट ले लो। स्क्रीनशॉट में कमी मत रखो बस। ठीक है। तो सवाई जय सिंह की कुछ बातें पीछे छूट गई थी, तो आज हम इस सेशन में पूरी करेंगे। ठीक है ना। तो रिपीट आपका हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, पढ़ाना शुरू कर दो। हम बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि हमारे एग्जाम है जो बहुत ही नजदीक आ गए हैं। ठीक है ना। अब आपको तैयारी मतलब कमर कस लेनी चाहिए आपको। अभी तक नहीं जागे हो तो जाग जाओ मेरे वीर साथियों, जाग जाओ शेरों। ठीक है ना। अब बस युद्ध रणघोष मतलब आगाज हो चुका है। अब बस आपको सिर्फ आपको मेहनत करके आपको वो युद्ध जीतना है। ठीक है। तो ये है सवाई जय सिंह। कौन से? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह के बाद जो भी आमेर के शासक हुए, जो भी जयपुर के शासक हुए हैं, वो अपने नाम के आगे सवाई की उपाधि लगानी शुरू कर दी। ठीक है। तो हम बात करेंगे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने एक नगर बसाया था। मैंने आपको बताया था नगर बसाया। कौन सा? जयपुर।
ठीक है ना। जयपुर नगर बसाया था। इस जयपुर नगर का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहते हैं। इस्माइल, इस्माइल कैसे? अरे पूरे दिन हंसते रहता था इसलिए इस्माइल बोल दिया होगा, ठीक है ना। जयपुर राज्य का जो आधुनिक निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। और जयपुर है जो वो ग्रिड पद्धति में बना हुआ है, ग्रिड पद्धति में बना हुआ है। तो सवाई जय सिंह के काल में 4-5 घटनाएं घटित होती हैं। एक तो होती है 1707 में, वो कौन सा? देबारी समझौता। दूसरा नगर की स्थापना। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना आती है वो आती है 1734। एक बार इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटा दो सर, ठीक है। आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1734 ईस्वी की जो महत्वपूर्ण घटना है, जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, देख लो, ठीक है ना। क्या है? हुरड़ा सम्मेलन। हुरड़ा सम्मेलन, ठीक है ना। हुरड़ा सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन क्यों गठित किया गया था? इसका क्या कारण है कि राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के रियासतों के अंतर्गत, इस राजपूताना रियासतों के अंतर्गत मराठों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। और मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप, मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप बूंदी रियासत से हुआ था, बूंदी रियासत से, ठीक है ना। और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि ये लोग परेशान हो गए थे, ठीक है ना। मतलब मराठों की जो सरदेश मुखी और चौथ वसूली इतनी भयंकर थी, इतनी खतरनाक थी कि मतलब कर्ज में डूबने लग गया राजपूताना, ठीक है ना। तो इस बात से परेशान हो गए। तब संपूर्ण रियासत के राजाओं ने मिलकर एक मीटिंग रखी थी। वो मीटिंग कहाँ रखी थी? हुरड़ा, उस मीटिंग को कहते हैं हुरड़ा सम्मेलन, ठीक है ना। और इस मीटिंग में राजस्थान, जो राजपूताना में दो ही ऐसी घटनाएं होती हैं जब पूरा संपूर्ण राजपूताना मतलब एक स्थान पर एकत्रित होता है। पहली घटना होती है खानवा के युद्ध के समय, उस समय महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है ना। और ये भी है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? संग्राम सिंह द्वितीय करता है, ठीक है ना। तो अध्यक्षता कौन करता है? संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। संग्राम सिंह द्वितीय करता है, ठीक है ना। और इसके जो फिक्स डेट रखी थी 1734 भाई, इस दिन मतलब हम सब एकजुट होंगे, सभी को इनविटेशन किया गया, कार्ड दिए गए, आमंत्रित किया गया था। कह रहे भाई कुंकू मतलब पीड़ा चावल दिया गया भाई, अपने इन दिन अपन समाने एकत्रित होना है और अपन एक मतलब योजना बनानी है कि भाई हम मराठाओं से मतलब मराठाओं छुटकारा की कर पा सका। क्योंकि अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रकार से मराठाओं का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। इसी बात से परेशान होकर ये जो मीटिंग रखी गई थी, एक समय तय किया गया था कि 1734 ईस्वी में हम एक स्थान पर मिलेंगे। कौन सा? रामपुरा गांव है, रामपुरा, जो कहां पर है? कोटा में, ठीक है ना। कोटा के रामपुरा गांव में हम सब एकत्रित होंगे, ठीक है ना। तब इन्होंने एक योजना फिक्स हो गई थी, लेकिन जनवरी 1934 के अंतर्गत संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो शासक है, जो नया शासक है वो कौन आता है? जगत सिंह आता है। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा होता है जगत सिंह। इसका बेटा जगत सिंह, ठीक है ना। और ये इस सम्मेलन क्या करता है? अध्यक्षता, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, भी संग्राम सिंह की मृत्यु हुई, उनकी जगह उनका बेटा, कोई बात नहीं, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
ठीक है ना। तारीख फिक्स हो गई कि भाई 17/7/34 हम रामपुरा में एकत्रित होंगे और वहां से हम कूच करेंगे मराठों के ऊपर आक्रमण, मतलब एक साथ हम मिलकर आक्रमण करेंगे। तो ये महीना कौन सा है? 7वां, ठीक है ना। तो 7वां महीना क्या था? जून जुलाई अगस्त का महीना है और उस समय मौसम होता है बारिश का। तो महाराष्ट्र में बारिश में कहते हैं महाराष्ट्र जाने के लिए दो नदियां, यमुना नदी को भी पार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो नदियों में बारिश की वजह से पानी भी ज्यादा हो गया। तो इन्होंने कहा कि इसको हम 2 महीने बाद, मतलब 1734 को हम आक्रमण करेंगे। 2 महीने के लिए इस सम्मेलन, मतलब इस मीटिंग के बाद 2 महीने बाद हम आक्रमण करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा आंतरिक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सम्मेलन है ये पूरा फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना। और इस सम्मेलन के बारे में मराठा को भी पता चल जाता है, तो वो भी नहीं चाहते कि भाई हमारे ऊपर ऐसा कोई आक्रमण हो, एक साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण करे, ठीक है ना। तो मराठा भी नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो सम्मेलन है ये पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गया था, ठीक है ना। ये घटना घटी थी सवाई जयसिंह के काल में, ठीक है। ये हम पढ़ सकते थे किसमें? मेवाड़ के इतिहास में, लेकिन इसका मुख्य जो है उस मतलब आमेर में पढ़ना अब हमें मजा है। उस समय कौन कौन से शासक आए थे? जयपुर से आए थे, बीकानेर से आए थे, जोधपुर से आए थे, जैसलमेर से आए थे, बूंदी से आए थे, कोटा से आए, मारवाड़ मेवाड़ से थे, यानी अधिकांश क्षेत्र से, मतलब सारे जो राजपूत राजा है वो एकत्रित हुए थे किसमें? हुरडा सम्मेलन में। अब एक और घटना घटित होती है सवाई जयसिंह के काल में। वो कौन सी घटना होती है? इसी 1934 में सवाई जयसिंह एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। 1734 ईस्वी में एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। उस दुर्ग का नाम क्या है? उस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे हम सुदर्शन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। इसको सुदर्शन गढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यानी आपको एग्जाम में नाहरगढ़ दुर्ग दे दिया होगा, तो नाहरगढ़ दुर्ग सभी को पता है कि जयपुर में, लेकिन नाहरगढ़ दुर्ग ना देकर आपको दे दिया जाए सुदर्शनगढ़ दुर्ग, तो सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में, ठीक है ना। अब जयपुर नगर की स्थापना हो गई, तो कच्छा वंश की राजधानी भी जयपुर हो गई थी, और बाकी वाले जो शासक उनकी भी राजधानी जयपुर हो गई, ठीक है ना। अब एक और घटना घटित होती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा गया है, वो है 1740 की। 1740 में एक घटना घटित होती है, सवाई जयसिंह द्वारा अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। अंतिम हिंदू राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई जयसिंह द्वारा। अंतिम हिंदू राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कब होता है? 1740 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है ना। अब इसका जो अश्वमेध यज्ञ कराया तो किसकी देखरेख में करेगा? पुंडरीक रत्नाकर नाम का एक पंडित है, पुंडरीक रत्नाकर नामक पंडित की देखरेख में, पंडित की देखरेख में, ठीक है ना। काफी बार एग्जाम पूछा गया है, जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो किस पंडित की देखरेख में कराया था? तो पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में करवाया गया था। ये बात आ गई समझ में? वेरी गुड, यहां तक छाप लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख दिया, ठीक है, फटाफट लिखो, देखो। अब एक घटना और घटित होती है सवाई जयसिंह के काल में,
इसने एक बने थी क्या, एक तोप का निर्माण करवाया था। अंतिम वर्षों में किन कब करवाया था, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ अंतिम वर्षों में यज्ञ कब करवाया गया था। ठीक है, तो इसमें एक बने थे क्या, तो बने थे। ठीक है, और ये तोप है 20 फीट 2 इंच, और तोप का वजन कितना है, 50 टन। 50 टन। इसमें गोला 50 केजी का। ठीक है ना, यहां गोला भरते हैं, यहां से निकलता ही है। ठीक है ना। अब देखो, हम बात करें पिछले जब मुगलों का आक्रमण हुआ था हमारे भारत पर, तब से लेकर यहाँ 1740 तक हम बात करें ना, तो राजस्थान में आधुनिक अस्त्र नहीं थे, तोपें नहीं थी, जिसकी वजह से हमें खानवा का युद्ध हमें हारना पड़ा था। शेरशाह सूरी द्वारा मारवाड़ का जो युद्ध हुआ था, कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध, उसमें हमें हार का सामना करना पड़ा था। यदि तोपे का प्रयोग नहीं होता ना, तो हम किसी को भी मतलब जीतने नहीं देते, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली थे। क्योंकि हम इस राजस्थान की जो वातावरण है, इस जलवायु के अंतर्गत हम इतने घुल मिले हुए हैं कि यदि हमारे सामने 42 डिग्री टेम्परेचर का भी तेज धूप होना, फिर भी हम खेतों में आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन तोप के गोले होते हैं, ठीक है ना, आधुनिक अस्त्र शस्त्र होते हैं, इनकी गर्जान भी इतनी खतरनाक होती है कि यदि सामने एक बार यदि गोला विस्फोट हो भी जाए ना, तो उसको सुन के भी लोग पीछे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तोप का निर्माण कराया किसने, सवाई जय सिंह ने। ठीक है ना। और तोप इतनी लंबी है कि इसकी जो नाल है ये 20 फीट 2 इंच की नाल है। ठीक है ना। वजन इसका 50 टन है। 1 टन में कितना, 10 क्विंटल। ठीक है ना, यानी 1000 केजी का एक टन, यानी मतलब कितने टन है, 50,000 केजी। ठीक है ना, 50,000 केजी की ये तोप है। और इसमें गोला कितना है, गोले का वजन कितना है, 50 केजी। तो सबसे मैं तोप का निर्माण करवा दिया, तो इसका ट्रायल हुआ और यहाँ से गोला निकला और गोला जाके गिरा था कहाँ, चाकसू में। जिस स्थान पर गिरा था वहां गोलेलाव तालाब का निर्माण हुआ था, तालाब का निर्माण। अब यार 50 केजी का बारूद यदि वहां जाएगा तो श्योर है वहां पर खड्डा जमीन में होगा, तो वहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। कहां पर, चाकसू में। और इस तोप की इतनी खतरनाक गर्जान थी कि पशु पक्षियों की हो गई क्या थी, डिलीवरी, पशु पक्षियों का गर्भपात हो गया था, महिलाओं का भी हो गया था क्या, महिलाओं का गर्भपात। इसकी जो गर्जान थी, इसका जो साउंड था, इसका जो आवाज थी, इतनी खतरनाक थी कि मतलब उस आवाज से मतलब पशु पक्षियों का गर्भपात गिर गया था। ठीक है ना। यहाँ तक सवाई जय सिंह हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे आगे के जो हमारे शासक कौन से हैं। ठीक है ना, ये सवाई जय सिंह के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही थे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, अब आगे इतने इंपॉर्टेंट शासक है नहीं, फटाफट उनको कंप्लीट कर देते हैं और कल की क्लास में हम आमेर का इतिहास कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक साथ आपको 3 शासक पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे कि सवाई जय सिंह का बड़ा पुत्र जिसका नाम था क्या, ईश्वर सिंह, श्रीमान ईश्वर सिंह जी। ठीक है ना। फिर सेकंड पे इसका भाई माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद शासक कौन बनता है, प्रताप सिंह। ठीक है ना। अब इन तीनों को हम कंप्लीटली मतलब साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, कंप्लीटली साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। ईश्वर सिंह और माधो सिंह दोनों भाई हैं। ठीक है ना। और इनके बीच में स्वाभाविक है युद्ध होगा। युद्ध होने की वजह क्या है, 2 बारी समझौता। ठीक है ना। 2 बारी समझौता के तहत यह हुआ था कि चंद्र गौरी का विवाह होता किसके साथ, सवाई जय सिंह के साथ,
और उसे हुआ पुत्र कौन, माधो सिंह, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन ईश्वर सिंह बड़ा था तो दोनों में युद्ध होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इनके मध्य दो युद्ध हुए थे, एक तो 1747 में और एक 1748 में। कौन कौन से युद्ध हुए थे वो हम देखते हैं। एक हुआ था राजमहल का और एक हुआ था बगरू का। राजमहल का और दूसरा युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध। कब हुआ था? 1747, 1748। किन किन के मध्य हुआ था? ईश्वर सिंह वर्सेज माधो सिंह, और ये भी किसके साथ होता है? ईश्वर सिंह वर्सेज माधो सिंह। ये दोनों युद्ध इनके बीच में होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है, ठीक है ना। इस युद्ध में विजय कौन होता है? ईश्वर सिंह। राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह विजय होता है, और इस बगरू के युद्ध में कौन? माधो सिंह युद्ध इसमें विजय होता है, ठीक है ना। ईश्वर सिंह इस राजमहल युद्ध के उपलब्ध में एक महल का निर्माण कर देते हैं। युद्ध इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो महल है वो इंपॉर्टेंस है हमारे सामने, ठीक है ना। तो अब ईश्वर सिंह के समक्ष इसका एक सेनापति था हरगोविंद, ये इसका सेनापति था, ठीक है ना। इसने एक भव्य एक इमारत का निर्माण करवाया था। उस इमारत का नाम है इसरलाट। क्या है? हेलो साहब, इसरलाट। इसरलाट 7 मंजिली है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 मंजिली है ये, ठीक है ना। क्या इसरलाट? ऐसा कहा जाता है कि माधो सिंह ने, मतलब ईश्वर सिंह ने 7 राजाओं को परास्त किया, एक साथ 7 राजाओं को परास्त किया, तब इसने इसरलाट का निर्माण करवाया था। तो इसका नाम क्या हो गया? इसरलाट। अब आपको इसरलाट नाम देकर एक नाम और दे दिया जाएगा, सरगासुली, ठीक है ना। ये कहां पर है? इसरलाट कहां है? जयपुर में। इसका दूसरा नाम क्या है? सरगासुली। और इसको ही हम कहते हैं जयपुर की कुतुब मीनार कह सकते हैं। कुतुब मीनार नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जयपुर की कुतुब मीनार किसे कह सकते हैं? इसरलाट को, ठीक है। और इसको ही कहते हैं जयपुर का विजय स्तंभ कह सकते हैं, ठीक है ना। जयपुर का विजय स्तंभ, क्योंकि ये भी तो युद्ध के उपरांत बनाया गया था, ठीक है ना। जैसे कुंभा ने बनाई थी विजय स्तंभ, तो जयपुर की विजय स्तंभ, ठीक है ना। तो इसरलाट को क्या नाम दिया गया? सरगासुली। आपको एग्जाम में इसरलाट नहीं पूछा जाएगा, सरगासुली कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। या ऐसा पूछ ले, जयपुर की कुतुब मीनार कौन है, किस नाम से प्रसिद्ध है? सरगासुली, कुतुब मीनार या इसरलाट। या जयपुर का विजय स्तंभ कौन सा है, किसने निर्माण करवाया था? तो वो ईश्वर सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। अब जो दूसरा युद्ध होता है, ठीक है ना, इसमें मराठा आते हैं, मराठों के नाम आते हैं, एक तो मल्हार होलकर, और दूसरा आता है तात्या, ठीक है ना। ये इनको कौन इन्विटेशन निमंत्रण करते हैं? माधो सिंह इन्विटेशन करता है, ठीक है ना। जब ये आते हैं तब ईश्वर सिंह पूछता है हरगोविंद से कि भाई हमारे पास पर्याप्त सेना है या नहीं है। तो हरगोविंद कहता है बिल्कुल हमारे पास पर्याप्त सेना, लेकिन ऐन वक्त पर ये मुकर जाता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इस मराठा से परेशान होकर इस ईश्वर सिंह ने इस इसरलाट के ऊपर से कूद कर इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या। तो मराठों के भय से, भय कैसा? चौथ वसूल का, ठीक है ना। भय से माधो सिंह ने, सॉरी ईश्वर सिंह ने आत्महत्या की थी। ईश्वर सिंह ने आत्महत्या की थी। और मराठों की सहायता से शासक कौन बनता है? मराठों की सहायता से माधो सिंह शासक
बनता है। ठीक है ना, मराठों की सहायता से शासक बनता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गए? वेरी गुड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, मिटा दो। हम बात कर रहे हैं ईश्वर सिंह की। किसकी? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह का भाई कौन? माधो सिंह। और इनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी युद्ध होगा। पहला युद्ध हुआ था राजमहल का, किसके मध्य? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य, जिसमें ईश्वर सिंह विजय हुआ था। और इसी विजय के युद्ध में उसने एक 7 मंजिले भवन का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है इसलाट। उसी का नाम सरगासुली कहते हैं। और ये जयपुर की कुतुब मीनार भी कहा जाता है इसे, और इसे जयपुर का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। फिर दूसरा युद्ध हुआ था, बगरू का युद्ध हुआ था 1748। इसमें ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है। और माधो सिंह का साथ कौन देता है? मल्हार होलकर और तात्या, ये मराठा सैनिक है। ठीक है ना। और ये हरगोविंद है, ये किसका सेनापति था? ईश्वर सिंह का। तो मराठा के भय से किसने आत्महत्या की थी? ईश्वर सिंह ने की थी। फिर मराठा की सहायता से शासक कौन बनता है? तो पीछे बचा कौन? माधो सिंह, वही तो शासक बनेगा। ठीक है ना। अब माधो सिंह के समय क्या घटित होती है घटनाएं, उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि माधो सिंह मराठा की सहायता से शासक बन जाता है। ठीक है। अब माधो सिंह शासक बन जाता है किसके सहयोग से? मराठों के। और इसके समय एक कहा जाता है कि मराठों का कत्लेआम हुआ था। घटना घटी थी मराठों का कत्लेआम। यह घटना घटित होती है माधो सिंह के काल में, क्योंकि मराठा एक बार आए थे जयपुर में घूमने के लिए। ठीक है ना। और इनको लगा था कि भाई हमारे द्वारा ये शासक बनाया गया है, तो हम पर तो इसका अधिकार है। ठीक है ना। लेकिन ये बात भूल गए थे कि उस समय लोग अपने राजा को ही अपना स्वामी समझते थे। जैसे आज वर्तमान में बात कर लें, हमारा जो स्वामी हमारा देश है, हम देश के लिए मर मिट सकते हैं, लेकिन कोई ये कह सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए मर मिट सकता हूँ? नहीं, कोई नहीं मरता। आज देश की बॉर्डर पर हमारे जो जवान, जो सैनिक भाई हमारे जो खड़े हैं, वो सिर्फ देश की रक्षा के लिए, ना कि किसी प्रधानमंत्री के, और ना ही किसी मुख्यमंत्री के, और ना ही किसी राष्ट्रपति की सेवा के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मातृभूमि, अपने देश की रक्षा के लिए, उनके लिए सब कुछ है। तो देश सबसे पहले है। ठीक है ना। तो उस समय मराठा आए हुए थे। ठीक है ना। और कहा जाता है कि ऐसा कुछ उन्होंने वाद विवाद हो गया था, जिसकी वजह से मराठाओं को एक ऐसे स्थान पर घेर लिया गया था, और वहां पर मराठों को मार दिया। कम से कम क्या जाते हैं 2500 मराठों का उस दिन अंतिम काम तमाम हो गया था। ठीक है। तो मराठा का कत्लेआम किसके शासनकाल में होता है? माधो सिंह के काल में। अब माधो सिंह एक नगर बसाता है, उसका नाम है सवाई माधोपुर। ठीक है ना। सवाई माधोपुर की स्थापना, यह नगर कौन बसाता है? माधो सिंह बसाता है। और यही एक मंदिर बनाता है। मंदिर का निर्माण किसका करवाता है? शीतला माता का। शीतला माता कहां पर? चाकसू। और शीतला माता किस में एमबीबीएस कर रखी है? मतलब किस रोग का निदान होता है शीतला माता से? तो कहा जाता है चेचक से। किससे होता है? चेचक होता है ना, जैसे मतलब चेहरे पे ऐसे हो जाता है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो डॉक्टरों से मतलब उनका उपचार इलाज नहीं किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि प्राचीन काल में बात करें, चेचक किससे ठीक होता था? शीतला माता से। ठीक है ना। बात करेंगे आगे, चर्म रोग किससे ठीक होता था? चर्म रोग किससे होता था? रामदेव जी से। ठीक है ना। रामदेव जी से कौन सा रोग ठीक होता? चर्म रोग। यदि किसी को सांप काट लिया जाए तो किस देवता की पूजा की जाती? गोगा जी व तेजा जी। ठीक है ना। और उस समय ऊंटों के देवता कौन? मतलब ऊंटों में एक रोग हो जाता था, सरा रोग।
सरारोग, ये उस समय किसकी आराधना करते थे? पाबू जी की। ठीक है। और वर्तमान में यदि मान लो लकवा वगैरह किसी को हो जाए तो कहां पर है? एक स्थान है रेड नामक स्थान पर, चतुर्दास जी महाराज, वहां पर ये इस रोगों का निदान होता है। ठीक है ना। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू। चाकसू कहाँ है? जयपुर में, याद रखना। और चेचक रोग इस माता के द्वारा, इस माता की पूजा करने पर ठीक होता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे आगे प्रताप सिंह पर। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। ठीक है, अब बात करेंगे, हम बात कर रहे थे हम माधो सिंह की। इसके समय मराठा का कत्लेआम की घटना घटित हुई थी और इसने नगर बसाया था कौन सा? सवाई माधोपुर। मंदिर का निर्माण कराया था शीतला माता। कहां पर है? चक्षु, जो किस रोग का निदान करती है? चेचक का। ठीक है ना। चर्म रोग का निदान कौन करते हैं? रामदेव जी। सांप काटने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी व तेजा जी की। सरा रोग पाबू जी की। और लकवा जो चतुर्दास जी महाराज के द्वारा वहां पर मंदिर जाते हैं तो ठीक होता है। ठीक है ना। अब रहा हमारा प्रताप सिंह। ठीक है ना। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह है जो ब्रज भाषा में ब्रज निधि कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था और इसको 22 नंबर पर से पसंद थे। 22 नंबर। तो इस मतलब इसको क्या कहा जाता है? दरबार 22सी। दरबार 22सी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और गंधर्व 22सी के नाम से भी जाना जाता था। गंधर्व 22सी। और इसका जो संगीत में गुरु था, संगीत गुरु कौन था? चांद खां। ठीक है। संगीत गुरु कौन था? चांद का। और इसने एक महल का निर्माण कराया था जिस पर बिना नींव का महल है। वो कौन सा है? यहां बताता हूं। ये मतलब समतल जमीन है। ठीक है। और ठीक है। और इस पर ये महल 1 2 3 4 5 मंजिला महल है। ठीक है ना। इस महल का नाम क्या है? हवा महल। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। ठीक है ना। अब इनके जो महल है, जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और 5 फ्लोर, इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्या क्या नाम है? जो फर्स्ट फ्लोर है उसका नाम है शरद। शरद। सेकंड का नाम है रतन। थर्ड का नाम है विचित्र। ठीक है ना। और फोर्थ का नाम है प्रकाश। और 5 का नाम है हवा महल। ठीक है ना। और इस फर्स्ट फ्लोर का नाम शरद नाम देकर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रताप पे नाम आता है इसका फर्स्ट फ्लोर का। ठीक है ना। तो 5 मंजिल है, पांचों के अलग अलग नाम है। फर्स्ट मंजिल का नाम है शरद या प्रताप, सेकंड मंजिल का नाम है रतन, थर्ड का था विचित्र और फोर्थ का था प्रकाश और पांचवें का था हवा महल। इसमें कहा जाता है कि 953 खिड़कियां हैं। खिड़कियां और 152 झरोखे। ठीक है ना। 152 झरोखे हैं। कहां पर? इस हवा महल में। ठीक है ना।
वापस लिख देता हूं आपको सही। 953 खिड़कियां हैं और 152 झरोखे। ठीक है, और बिना नींव का महल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना नींव का महल। आज भी जाना आप जयपुर में, बहुत ही देखने लायक है ये। कौन सा? हवा महल। यहां तक समझ में आ गया। और इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है लालचंद। याद रखना, पूछ लिया जाएगा। और एक दो बार पूछा भी जगह है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। आपको शासक का नाम पूछ कर वास्तुकार के नाम आपको याद रखने अनिवार्य है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। प्रताप सिंह और मराठों के बीच में युद्ध होता है। एक होता है युद्ध, होता है तुंगा युद्ध, जो 1787 में महादजी सिंधिया के विरुद्ध होता है। 1787 में तुंगा युद्ध होता है। ठीक है ना, किसके? प्रताप सिंह वर्सेज महादजी सिंधिया। ठीक है ना, तुंगा युद्ध होता है। ठीक है ना, तो आमेर के इतिहास में प्रताप सिंह के बारे में आपको पूछना जाएगा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको यही है। दरबार बाईसी, गंधर्व बाईसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ब्रिज नदी के नाम से कविताएं कौन सा लिखता था? वो है प्रताप सिंह है। ठीक है, और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। तो एक बार मैं वापस से आमेर का इतिहास जो हमने पढ़ा था वो वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले शासक आता है भारमल। भारमल के सब बाद शासक आता है भगवान दास। भगवान दास के बाद आता है शासक आता है मान सिंह। मान सिंह के बाद शासक आता है भाव सिंह। भाव सिंह के बाद शासक आता है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में एक शासक आता है राम सिंह, लेकिन उसका उल्लेख इतना आता नहीं है। फिर शासक आता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बाद शासन करता है कौन? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह मराठों से परेशान होकर कर लेता क्या? सुसाइड कर लेता है और वो जयपुर में इस लाट का निर्माण करवाता है। ठीक है ना, और हुडा सम्मेलन किसके समय हुआ था? सवाई जय सिंह के समय हुआ था। ठीक है, याद रखना हुडा सम्मेलन 1734 आपको पूछ लिया जाएगा। आरएस मेंस की दृष्टि से भी उपयोगी है और प्री की दृष्टि से भी आपको उपयोगी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब जो हमारा जो नेक्स्ट भाई ईश्वर सिंह के बाद शासक कौन बनता है? माधव सिंह बनता है। किसकी सहायता से? मराठाओं की सहायता से शासक बनता है। ठीक है ना, और माधव सिंह ने एक नगर बसाया था। कौन सा? सवाई माधोपुर। और इसने एक माता के मंदिर का निर्माण करा था, शीतला माता का मंदिर। शीतला माता कहाँ है? चाकसू। चाकसू कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर माधव सिंह के बाद शासक बनता है कौन? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह ने जयपुर में एक महल का निर्माण किया जो बिना नींव का महल है। बिना नींव का महल कौन है? कौन सा है वो? हवा महल है। ठीक है ना, हवा महल। हवा महल का निर्माण किया जिसके 5 मंजिला है। पहला मंजिल का नाम है शरदिया प्रताप, दूसरा का नाम रतन, तीसरा का नाम विचित्र, चौथा का नाम प्रकाश और पांचवा का नाम हवा महल। 953 खिड़कियां, 152 झरोखे। ठीक है ना, और यहाँ आज हमारी जो क्लास है वो यही समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी जो कल हमारी क्लास उसमें हम आमेर का इतिहास पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो टेस्ट सीरीज में जल्द से जल्द शुरू करने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम के माध्यम से आप अपने आप को परख सकते हो कि हाँ हम मतलब कितना हमें याद है, हमें कितना ग्रहण किया है और कितने की हमें जरूरत है। तो इस क्लास को आज ये क्लास आपको पसंद आई है, निश्चित रूप से क्लिप आपको पसंद आएगी। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप लाइक करना, इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप हमें कोऑपरेट कर सको, हम आपको कोऑपरेट कर सकें और दिन रात मेहनत करते हुए और भी हमारे आपके सामने हम जल्दी से जल्दी नई नई फैकल्टी लेकर आते रहेंगे। ठीक है ना, और इसी आपको एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो दिन है वो हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।